नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 1 के व्याख्यान भाग 6 की चर्चा करने वाले हैं और इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और कुछ समीकरण। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.5 से 1.3 तक की के बाद यह स्वीकरण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे इस व्याख्यान के उद्देश्य क्या हैं। आज के इस व्याख्यान में भाग लेने के बाद आप क्या-क्या सीख पाएंगे। तो आज आप सीख पाएंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की व्याख्या कैसे करते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है। उसके बाद कुछ उदाहरणों के साथ आप सीख पाएंगे कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं और अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार आप कौन-कौन से अनुभाग देखने वाले हैं, तो आज हम 1.2.5 ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम 1.3 में पढ़ेंगे कि क्या आपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभावों का कभी परीक्षण किया है, इसको समझेंगे। फिर हम 1.3.1 संचारण उसके अंतर्गत ही पढ़ेंगे कि कैसे दैनिक जीवन में एक संचारण प्रक्रिया होती है जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित होती है। इसके अलावा एक और होती है विकृत गंधिता, इसे हम कहते हैं, और ये हमारे एनसीईआरटी अनुभाग 1.3.2 में बताई गई है। उसके बाद हम पाठ्य निहित प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार 1 से 3 में दी गई है और फिर हम अंत में बात करेंगे सारांश की, यानी कि आज के इस व्याख्यान में हमने क्या-क्या सीखा, उन सभी बातों को संक्षेप में एक बार दोहराएंगे। तो चलिए हम अपने एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.5 की चर्चा करते हैं जो कि है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन। और सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन आखिर होता क्या है। तो देखो, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को अपने आप में शामिल करता है या फिर हाइड्रोजन का ह्रास करता है, तो इसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी, यानी कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर रहा है तो वह भी एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया ही होती है। इसी प्रकार अगर हम अपचयन की बात करें तो अपचयन ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होती है, यानी कि अपचयन जब होता है तब वहां पे हाइड्रोजन का जुड़ना आपको देखने को मिलेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इस प्रकार होती है हमारी अपचयन की क्रिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन युग्मों का ह्रास हो रहा था ऑक्सीकरण में, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्मों का ग्रहण होता है अपचयन में। तो इस प्रकार अपचयन होता है। इसके बाद अगर हम उदाहरणों की बात करें इनके, तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम की और मान लें कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जुड़ रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो अगर वो अपना ऑक्साइड बना रहा है तो वहां पे क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा। अब ये आप समीकरण देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु बनाते हैं। अब देखो, मैग्नीशियम जब अपनी तात्विक अवस्था में था, जो जब वह तत्व के रूप में था, तो अपनी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में था, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं था। अब जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनाता है तब यह धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंच जाता है और ऑक्सीजन -2 में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन को ग्रहण करके इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, बढ़ जाती है। इस कारण यहाँ पर ऑक्सीकरण आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा एक और उदाहरण की बात करें तो हम अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, H2S जिसका सूत्र होता है, या इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को खोता है, हाइड्रोजन का ह्रास करता है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी एक तरीके की ऑक्सीकरण क्रिया को बताता है और सल्फर में यह ऑक्सीकृत हो जाता है। तो H2S अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देता है और सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो पहले सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 थी, अब यहाँ पर 0 हो गई है, जो कि बढ़ रही है। जब हम पैमाने की बात करते हैं तो उस पैमाने में अगर आप देख पाओगे 0 बीच में होता है और उसके दाईं ओर 1, 2, 3 ऐसे धनात्मक संख्याएं लिखी होती हैं और उसके बाईं ओर लिखी हुई होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो आप जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हो तो आप देखते हो कि संख्या में बढ़ोतरी होती है। उसी तरीके से -2 से जब हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या को हम बढ़ता हुआ मानेंगे। इसलिए यहाँ पर सल्फर जो है ऑक्सीकृत हो रहा है और यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। अब हम बात करने वाले हैं क्रियाकलाप की, और इस क्रियाकलाप यानी कि इस गतिविधि से आप ऑक्सीकरण और अपचयन को अपने दैनिक जीवन में भी
समझ पाएंगे और आपको ये गतिविधियां अपने घर पे करनी होती हैं ताकि आप इन्हें और बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो हमारी जो क्रियाविधि है उसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे होती है इसे हमें समझना है एक क्रियाकलाप द्वारा। तो कैसे हम समझेंगे कि कॉपर ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीकरण हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम विधि की चर्चा करें तो देखो आपको क्या लेनी है, एक चाइना डिश में लेनी है। एक चाइना डिश एक प्रकार प्रकार की प्याली होती है जिसे हम प्रयोगशाला में चाइना डिश के नाम से जानते हैं। तो वह चीनी मिट्टी के बर्तन से बनी हुई एक प्याली होती है, इसलिए इसे हम चाइना डिश के नाम से जानते हैं। तो इसमें 1 ग्राम आपको क्या लेना है, कॉपर का चूर्ण लेना है। अब उस कॉपर के चूर्ण को आप किसी बर्नर की सहायता से गर्म कर सकते हैं। तो जब आप उस प्याली में रख करके 1 ग्राम कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो क्या होता है, हाँ, और जब आप बर्नर लगाते हैं तो उसको जलाएंगे। जलाने के बाद ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक जाली लगाते हैं और उसके ऊपर इस तरीके की व्यवस्था जैसे आपको चित्र 1.10 में दिख रही है, बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था को बनाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था को बनाने के बाद अब क्या करेंगे, हमने व्यवस्था तो देख ली, अब हम बात करेंगे कि इनके प्रेक्षणों की आपको क्या देखने को मिलता है और आप कैसे बता पाएंगे कि कॉपर ऑक्साइड को गर्म करने पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम कैसे बताएंगे, प्रेक्षणों की अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो जब कॉपर पाउडर को हवा में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि जब हवा की बात कर रहे हैं तो हवा में तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी गैसें मौजूद होती हैं। तो जब हवा की उपस्थिति में किसी चीज को गर्म किया जाता है तो मतलब ये होता है कि हम उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। तो एक चमकदार लाल भूरे रंग की सतह जो होती है उसकी काली हो जाती है। उसकी सतह लाल भूरे रंग की होती है तब वो काली हो जाती है। अब ये काली क्यों हुई, तो इसका क्या कारण है कि जो ये काली परत होती है ये होती है कॉपर ऑक्साइड की, और यह तब बनता है जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। यानी कि हवा में कॉपर पाउडर को जब हम गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है। इस कारण इसका रंग बदल जाता है और इसकी जो सतह है वह लाल भूरी ना रह करके काली हो जाती है। और इसका परिणाम क्या है, परिणाम कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और यह अभिक्रिया इस प्रकार दिखाई जाती है, यानी कि Cu जो कि पहले ठोस अवस्था में था, ऑक्सीजन जो कि गैस अवस्था में थी, उसके साथ अभिक्रिया करता है। चूंकि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित अवस्था में लिखना है, इसलिए 2 ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 2 कॉपर के लेंगे परमाणु और इन्हें हम जब ऊष्मा देंगे तब ये बनेगा CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड, जो कि बनेगा ठोस अवस्था में। एनसीईआरटी समीकरण 1.28 में यह बात बताई गई है। इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, कॉपर क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, इस कारण यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और रंग लाल भूरे से काला हो जाता है, जो कि कॉपर ऑक्साइड के निर्माण को हमें साफ साफ दर्शाता है। इस प्रकार ये क्रियाकलाप होता है। अब और इसके अगर हम परिणामों की चर्चा करें तो जब हाइड्रोजन गैस को गर्म कॉपर ऑक्साइड की सतह से प्रवाहित किया जाता है तो काली परत भूरे रंग की हो जाती है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को गर्म कॉपर ऑक्साइड से गुजारते हैं तो काला भूरा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जो काली परत होती है वो भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को वापस अलग कर देता है, इसलिए कॉपर धातु में वापस से मिल जाती है जो कि भूरी होती है। कॉपर धातु हमारी भूरे रंग की होती है। आपने अगर कभी कॉपर यानी कि तांबे के बर्तनों को देखा होगा तो आपको वो भूरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि इनका रंग भूरा होता है। तो हमने क्या किया, अब इसकी क्रिया कराई हाइड्रोजन से, और ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि कॉपर धातु वापस से हम प्राप्त कर सकते हैं कॉपर से। पहले हमने कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के कॉपर ऑक्साइड बना दिया और वापस से हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा के उसे वापस से कॉपर में बदल दिया। तो यह एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब अगर हम इसे इसके लिए समीकरण लिखने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए समीकरण क्या लिखा जाएगा, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड धन हाइड्रोजन गैस जो कि ऊष्मा की उपस्थिति में कॉपर और जल का निर्माण करेगी, और यह एनसीईआरटी समीकरण 1.29 में बताया गया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी कि जब तांबे की ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा और पानी वापस से बना देता है। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें धातु ऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके धातु और पानी बनाती है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया होती है। इसके अलावा यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे ऑक्सीकृत कहा जाता है, और यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन त्यागता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। ये हमने जान लिया।
अब आगे बात करते हैं कि अपचय-उपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हमने ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को समझ लिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं अपचय-उपचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके। तो पहले हमने एक समीकरण देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और गर्म करते हैं जब इन्हें हम, तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पानी बना करके इसे इससे अलग कर देता है। एनसीईआरटी समीकरण 1.2 में हमने इसे देखा। इस दौरान कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को खो रहा है और अपचयित हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन खोने के बाद ये क्या होगा, अपचयित होगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है घट जाएगी। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है और अपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का अपचयन होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। समझ पा रहे हैं? ऑक्सीजन कॉपर को खोता है और अपचयित होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को प्राप्त करता है और ऑक्सीकृत होता है। हाइड्रोजन पहले शून्य अवस्था में था, जब ऑक्सीजन के साथ आ गया तो प्लस दो एक एक में आ जाता है और कुल मिलाकर के दोनों हाइड्रोजनों पर +1 आ जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर -2 होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त करके ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। और अगर हम बात करें अपचयोपचय अभिक्रियाएं, यानी कि इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उपचयित हो रहा है। इसे हम उपचयित या फिर ऑक्सीकृत दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कारण से अब जब हम बात करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन की क्रिया का होना और फिर उससे कॉपर का अलग होना, ये और पानी बनाना, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना अपचयन है और हाइड्रोजन से जल का बनना उपचयन है। तो ये जो क्रिया है, ये एनसीईआरटी समीकरण 1.30 में बताई गई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर अपचयन उपचयन दोनों साथ में हो रहे हो, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहे हो, क्योंकि उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण ही है यहाँ पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाएं। तो इस कारण हम इन्हें अपचयोपचय अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि एक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके दौरान अभिकारक उपचयित होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसे हम इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे तो दूसरे ने ग्रहण कर लिए, एक की ऑक्सीकरण अवस्था घट रही है तो दूसरे की बढ़ भी रही है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपचयोपचय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयोपचय अभिक्रियाओं के उदाहरण अगर हम देखेंगे तो देखो, जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया होती है तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको गैस देखने को मिलती है। और यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है जो कि एनसीईआरटी समीकरण 1.31 को दर्शाती है। तो यह अभिक्रिया एक प्रकार की अपचयोपचय अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब मैंने बताया कि जहां पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर पहले कार्बन शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में था, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हुआ तो ऑक्सीजन पर तो -2 आवेश होता है, तो कार्बन पर +2 हो जाएगा। इस कारण कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य से +2 हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई यहाँ पे। इस कारण यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में ये ऑक्सीकृत होगा। इसी प्रकार अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करते हैं तो जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित होगा, क्योंकि जिंक ऑक्साइड पहले जिंक +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में था, फिर बाद में यह शून्य में पहुंच गया। इस कारण यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। इसी प्रकार अगर हम एक और उदाहरण की बात करें, मैग्नीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड और जल और साथ में क्लोरीन गैस बनाता है। एनसीईआरटी समीकरण 1.32 में यह आपको अभिक्रिया देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैग्नीज पहले +4 ऑक्सीकरण अवस्था में था, उसके बाद जब इसने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर ली तो यहाँ पर ये पहुंच गया +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी कि +4 से +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पहुंचा, तो यहाँ पर इसका हुआ अपचयन। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो हाइड्रोजन पहले +1 ऑक्सीकरण अवस्था में था, क्लोरीन -1 में थी। अब यह जब ये क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हुई तो शून्य में पहुंच गई, ऑक्सीकरण अवस्था कम हो गई है, तो इस यहाँ पर हुआ है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ऑक्सीकरण और
मैग्नीज का अपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। हमने अपचय उपचय अभिक्रियाओं के उदाहरण भी समझ लिए हैं। अब एक और क्रियाकलाप की बात करते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम रिबन हवा यानी कि ऑक्सीजन में चमकदार लौ के साथ जलती है। मैग्नीशियम की कोई रिबन है, अगर उसे हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो चमकदार लौ के साथ जलती है और एक सफेद पदार्थ बनता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। क्योंकि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। और जो आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको बुन्सेन लॉ में मैग्नीशियम का जलना दिखाया गया है। यह चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैग्नीशियम जल रहा है। अब क्या मैग्नीशियम इस अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो रहा है या अपचयित हो रहा है, ये आपको बताना है। ये हमारा प्रश्न है कि मैग्नीशियम के साथ यहाँ क्या हो रहा है। तो अगर हम प्रेक्षणों की बात करें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या करते हैं, गर्म हवा में जलाते हैं तो हमें क्या देखने को मिला, एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक सफेद राख उत्पन्न होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफेद राख जैसी जो है आपको एक पदार्थ देखने को मिलता है। तो अब जब हम इनके परिणाम की बात करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो मैग्नीशियम पहले शून्य में था, फिर +2 में था। मतलब मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ है। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीकृत हुआ है, हवा से ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का कोई अपचयन नहीं होता। तो मेरा जो क्रियाकलाप क्या था, मैग्नीशियम के मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करना, जो मेरा ये क्रियाकलाप था, इसमें हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होता है ना कि अपचयित होता है। तो ये हमारा परिणाम था। अब हम अपने एनसीईआरटी अनुभाग 1.3 की बात करने वाले हैं कि क्या आपने ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव को दैनिक जीवन में कभी देखा है या नहीं। तो ऑक्सीकरण के प्रभावों को हम दैनिक जीवन में देखते हैं पर हमें पता नहीं होता कि ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। तो चलिए अब हम दैनिक जीवन के उन उदाहरणों की चर्चा करने वाले हैं जो हमें देखने को मिलती हैं पर आपको पता नहीं होता कि ये ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि जंग लगना, जलना, इन सब में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही जो हमारा वो महत्वपूर्ण जो इनकी भूमिका होती है। तो हम आप देखेंगे कि कैसे काम करती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का स्थानांतरण शामिल होता है और ये हमारे आसपास की पदार्थों में ध्यान देने योग्य परिवर्तन ला सकती हैं। यानी कि ये हमारे आसपास की चीजों में बदलाव कर सकती हैं और काफी दिखने लायक परिवर्तन होता है जिसे हम अवलोकन जिसका कर सकते हैं। अब अगर हम बताएंगे कि कौन सी ऐसी आखिर अभिक्रियाएं हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे संचारण की और दूसरा होता है विकृत गंधिता। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रमुख प्रभाव हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने एक चित्र दिख रहा है जहां पर सेब ने अपना रंग बदल दिया और दूसरी तरफ एक पदार्थ है, खाने का कुछ सामान है, वो आपको खराब सा दिख रहा है जिसमें फफूंद लग गई है। तो ये सब कुछ ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। अगर हमारा घर में रखा हुआ खाना सड़ जाता है, काफी समय तक फलों को रख दो तो उनमें आप जो है उनका रंग बदला, उन्हें मुरझाया हुआ देखोगे। तो यह सारा कुछ जो अभिक्रियाएं होती हैं ये होती हैं ऑक्सीकरण के कारण। अब हम एक एक करके संचारण और विकृत गंधिता को भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संचारण की। संचारण क्या होता है, अगर हमारे पास लोहे की वस्तुएं होती हैं और यदि आपने देखा होगा अपने अपने घरों में कि हम अगर लोहे की कोई नई सामान खरीद के लाते हैं तो हमें बहुत ही चमकदार दिखती है। लेकिन समय के साथ जब कुछ समय तक वो लोहे की सामान रखी रहेगी तो आपको लाल भूरे रंग की पाउडर से ढक जाती है, दिखेगी कि उसके ऊपर एक परत चढ़ गई है जो कि लाल भूरे रंग की है। क्या है वो परत और क्यों आती है वो परत, क्यों चढ़ती है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जंग लगना। अगर हम साधारण घर की भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गई। लेकिन लोहे पर जंग लगना आखिर होता कैसे है? तो जब क्या होता है, हमारा जो लोहा होता है वो हवा और पानी के साथ संपर्क में आता है, यानी कि नमी के साथ संपर्क में आता है, तो इस जंग का निर्माण होता है। और यह एकदम से नहीं होता, यह धीरे धीरे होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, एक लोहे में जो जंग लगी हुई है, आपको जो चित्र में एक चेन दिखाई दी गई है, एक श्रृंखला दिख रही है, इसमें जंग लगी हुई है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो कि किस प्रकार ये धातुओं को मलिन कर देता है, काली पड़ जाती हैं, भूरी पड़ जाती हैं, फिर कमजोर भी हो जाती हैं। तो जंग लगने के कारण ऐसा होता है।
उदाहरण के लिए अगर हम तांबे की बात करें तो तांबा एक प्रकार की धातु होती है जो बरसात होने पर हरी भूरी परत ले लेती है। जब इस पर हम पानी डालते हैं तो आपको तांबा हरे हरे रंग का हाँ, जो है दिखने लगता है। तो इस हरिमल जैसी परत को हम पेटिना के नाम से जानते हैं। तो जब यह तब होता है जब हमारा तांबा क्या करता है, पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इन सब चीजों को ही हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि उनका क्षरण हो रहा है, उनमें कमी आ रही है। लोहे पर जंग का लगना, तांबे का हरा हो जाना जब वे पानी और हवा के संपर्क में आते हैं। और अगर हम पेटिना की बात करें कि कैसे बनी होती है, तो पेटिना मुख्य रूप से क्षारीय कॉपर कार्बोनेट CuCO3 COH का होल ट्वाइस कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड से बनी हुई होती है। और हरा रंग कैसे आता है? हरा रंग आमतौर पर पुराने तांबे के बर्तनों, पाइपों और मूर्तियों पर आप देख सकते हो। अगर आपके घर में पुरानी कोई तांबे की सामान रखी है तो आप उसमें हरे रंग का जो है हरा रंग देख पाओगे कि वह बदलता है, और ये प्राकृतिक रूप से बदलता है, ये अपने आप अभिक्रियाएं होती हैं। और जब चांदी को लंबे समय तक हवा में रख दिया जाए तो चांदी भी आपको काली दिखने लगती है कुछ समय बाद। अगर आप देखोगे अपने घरों में, आप अपनी माताओं बहनों को देखोगे तो वो क्या, अगर वो चांदी की कोई सामान आप पहनते हो, कोई अंगूठी पहनते हो या पायल पहनती हैं, तो वो क्या कुछ समय बाद क्यों हो जाती है काली? क्योंकि चांदी भी क्या करता है, चांदी भी जो है अभिक्रिया करता है सल्फर के साथ, और सल्फर जो है सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो उसकी सतह चांदी सल्फाइड बन जाने यानी कि सल्फाइड बन जाने के कारण काली हो जाती है, और इसे हम टार्निस के नाम से जानते हैं। और यह काला टार्निस अक्सर चांदी के आभूषणों और बर्तनों में देखा जाता है। और जब कोई धातु अपने आसपास के पदार्थों जैसे नमी, अम्ल जिससे प्रभावित होती है तो उससे संक्षारित होना ही हम कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कि उनका क्षय होना, उनमें कमी आना, उनका खराब हो जाना ही संक्षारण प्रक्रिया कहलाता है। तो ये था संक्षारण। अब संक्षारण के प्रभावों की अगर हम बात करें तो धातुओं को क्षति पहुंचती है संक्षारण के कारण। सबसे पहले संक्षारण लोहे, स्टील, एल्युमिनियम जैसी धातुओं को कमजोर कर देता है और उन्हें भंगुर और कम टिकाऊ बनाता है, मतलब बहुत ही आसानी से टूट जाती हैं। अगर आप उनमें एक जोर से कोई पत्थर भी मार दो तो वे टूट जाएंगी। और अगर पुलों, इमारतों, वाहनों जैसी संरचनाएं असुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि जब हम हमारी पुलों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, तो वहां पे सरिये का इस्तेमाल होता है। और अगर उस सरिये में जंग लग जाएगी, मान लो कि वह सरिया, तो जैसे कोई पुल बना हुआ है किसी नदी पर, तो वहां पर जो इमारतें हैं, जहां पर जो वो खंभे बनाए जाते हैं, उनमें हम सरिये का इस्तेमाल करते हैं। सरिया लोहे की होती है। अब वो लोहा पानी के साथ अभिक्रिया करके उसमें जंग लगेगा, तो इसकी वजह से हम हमारे लिए ये पुल जो है असुरक्षित हो जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान का कारण भी बन सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, अभी आर्थिक हानि हो सकती है, मतलब कि संचारित उपकरण, मशीनरी और बुनियादी ढांचे की मरम्मत या फिर प्रतिस्थापन से महत्वपूर्ण वित्तीय लागतें आती हैं। अगर कोई भी सामान खराब हो गई तो इससे क्या होगा कि हमें उसे ठीक कराने के लिए और आर्थिक रूप से उसमें खर्चा करना पड़ेगा उसमें, और हमारा वित्त व्यय होगा। इसके अलावा स्वरूप की हानि हो जाती है। क्या होता है कि अगर लोहे में जंग लग जाए, चांदी काली हो जाए, आपके आभूषण काले हो जाएं, तो वे हमें और बुरे दिखने लगते हैं, यानी कि उनका स्वरूप हमें अच्छा नहीं लगता। संक्षारण अवांछनीय दाग या परतें भी पैदा कर देता है, जिसके कारण वे हमें अच्छे नहीं दिखते। लोहे पर जंग, तांबे पर हरी परत इनके उदाहरण है, क्योंकि ये वस्तुओं के स्वरूप को खराब कर देता है, आर्थिक हानि होती है, धातुओं को क्षति पहुंचती है। तो इस प्रभाव के कारण यह सब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्यात्मक विफलता विफलता यानी कि संचारित जो वस्तुएं हैं, विद्युत संपर्क, मशीनरी, पुर्जे, पाइपलाइन, ये सब जो है ठीक से काम भी नहीं करते, तो ये ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होती है कि खराबी आ सकती है और कभी-कभी खतरनाक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, या हमारी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर पर्यावरण पे इसके प्रभाव की बात करें तो संचारण से पाइपलाइनों या भंडारण टैंकों में रिसाव हो सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब हम बात करने वाले हैं विकृत गंधिता की। आखिर ये विकृत गंधिता क्या होती है? तो देखो, भोजन में वसा और तेल हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि भोजन में वसा होती है, वसा और तेल भी होते हैं। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भोजन में विकृत गंधिता देखने को मिलती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण ही कहा जाता है, और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ हमारा भोजन खराब हो जाता है। तो ऑक्सीकरण भोजन के स्वाद और गंध को खराब कर देता है, बदल देता है।
और इसीलिए उसका विकृत हो जाना, गंध आ जाना, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कि विकृत गंधिता आ गई है। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें तो पुराना खाना पकाने में तेल में विकृत गंधिता के कारण खराब स्वाद और गंध विकसित हो जाती है। तो इस कारण क्योंकि विकृत गंधिता देखने को मिलती है, जैसे कि हम भोजन में जब विकृत गंधिता देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सड़ा हुआ खाना दिख रहा है जिसमें ऑक्सीकरण यानी वसा के ऑक्सीकरण और खराब गंध के कारण तेलों की खराबी और क्षय होना स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो यह थी विकृत गंधिता। अब इसके लिए रोकथाम हम क्या कर सकते हैं? तो हम प्रतिऑक्सीकारकों का उपयोग करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण की गति को धीमा कर देते हैं और भोजन को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसे हम वसा, तेल को युक्त खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता को रोकने के लिए भी हम मिलाते हैं। तो हम क्या करते हैं? मूल्यवान वसा, तेल वाले भोजन में प्रतिऑक्सीकारक को मिला करके खट्टापन को या इनके विकृत गंधिता को रोकने के लिए, उन्हें ताजा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध जैसे कि विटामिन ई और विटामिन सी कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं, समग्र स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं, बचा के रखते हैं और दीर्घकालिक बीमारियों के जोखिम को भी ये कम कर सकते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों का ठीक से भंडारण करने से भी विकृत गंधिता नहीं देखने को मिलती। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो ये खराब हो जाते हैं। तो अगर हम इन्हें हवादार बर्तनों में ना रखें, हम किसी ढक कर के रखें खाने को, तो क्या होगा कि वायुरोधी पात्रों में रखने से हमारा खाना जो है नहीं सड़ेगा। और क्या होगा, ये ऑक्सीकरण की को धीमा करता है जिससे खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सही रहते हैं। हम उदाहरण देख सकते हैं कि हम खाने को फ्रिज में रख सकते हैं, डब्बों में बंद करके रखते हैं, ढक करके रखते हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता और खाने सुरक्षित रहते हैं, जो हमारा भोजन होता है वो सुरक्षित रहता है। अब हमने विकृत गंधिता भी देख ली, अब हम बात करने वाले हैं अंतर्निहित प्रश्नों की। तो एक-एक करके हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्यों बदल जाता है जब इसमें एक लोहे की कील डुबोई जाती है? हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे की कील डुबोई, तो यहाँ पर रंग क्यों बदला? यह एनसीईआरटी अनुभाग 1.2.3 में क्रियाकलाप भी था। तो इसको हमने पहले भी व्याख्यान में पढ़ लिया था। इसको हम हल देखेंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया था। तो इसका हल क्या था? हमारे पास 2 लोहे की कीलें हैं, ठीक है? एक है जिसको हमने कॉपर विलयन में नहीं डुबोया और एक में हमने कॉपर विलयन में लोहे की कील को डुबो दिया। मान लो जो विलयन ए था परख नली में, उसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और दूसरे विलयन में भी कॉपर सल्फेट ही है परख नली बी में, लेकिन इस बार इसमें क्या था, हमने डुबोई थी लोहे की कील। तो जो हमने लोहे की कील विलयन बी में डुबोई थी, उससे क्या होता है कि लोहे की कील का रंग भी परिवर्तित हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना लेता है, जिसका रंग हरा होता है। इसके कारण क्या होता है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग को यह गायब करने लगता है और यह जो परत बन जाती है लोहे पे, वो आयरन सल्फेट की होती है और जो लोहे की कील होती है उसका रंग बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग हल्का नीला पड़ जाता है, यानी कि फीका पड़ने लगता है और आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हरा रंग दिखाई देने लगता है। अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो CuSO4 Fe के साथ अभिक्रिया करेगी। Fe जो कि आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, FeSO4 बना लेगा और कॉपर बना देगा साथ में। यह अभिक्रिया होती है यहाँ पे। अब अगर हम अपने दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरे अंतर्निहित प्रश्न की बात करें, जो कि एनसीईआरटी 1.2.4 में है कि क्रियाकलाप 1.10 में दी गई अभिक्रिया से भिन्न विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। आपको पुस्तक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ था द्विविस्थापन अभिक्रिया का, आपको उससे भिन्न एक और जो है उदाहरण देना है। तो अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देंगे तो हम क्या देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर रही है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और सोडियम क्लोराइड बनाती है और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है। अब हमने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के लिए क्या पढ़ा था? ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर 2 आयनों का आपस में आदान प्रदान या विनिमय होता है, ऐसी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो सोडियम में कार्बोनेट ऋणायन है, सोडियम धनायन है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि धन आयन ऋण आयन के साथ ही बंध बना सकता है। समान प्रकार के आवेश कभी आपस में एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। कैल्शियम
और कार्बोनेट और सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे को ही आकर्षित कर पाएंगे। तो जब इनके आयनों का विनिमय होगा तो जो है कैल्शियम बनाएगा कार्बोनेट के साथ, जो कि एक अवक्षेप होता है, और सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम जो है क्लोराइड के आयनों का विनिमय होता है, दो नए यौगिक बनते हैं। यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता है, अघुलनशील रहता है, इस कारण यहाँ पर इसका अवक्षेप आपको देखने को मिलता है। तो यह थी हमारी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण जो हमने पुस्तक से अलग दिया है। इसके बाद अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, जो कि है अंतर्निहित प्रश्न 3। इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ और अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान करिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीकरण तब होता है जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, और अपचयन तब होता है जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है, या फिर ऑक्सीजन को अगर कोई पदार्थ ग्रहण कर रहा है तो वहां पे ऑक्सीकरण देखने को मिलेगा। कोई अगर हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है तो वहां पर अपचयन देखने को मिलेगा। तो एक एक करके दोनों विकल्पों की जांच करने वाले हैं कि कहाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अपने उत्तर हल को देखते हैं। कैसे देखेंगे, किसी पदार्थ को ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो और उसे अपचयित कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन खोता है। तो यदि हम पहले विकल्प में देखें, यानी कि यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, 4 सोडियम के परमाणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके 2 सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर सोडियम ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो सोडियम ऑक्सीकृत होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन को प्राप्त कर पा रहा है। इसी प्रकार जब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। इस बार ये क्या करता है, ऑक्सीजन का त्याग करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यह एक अपचयन है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यह अभिक्रिया जो है क्या है, इस बीच हाइड्रोजन यानी कि H2 जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यह यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर था। अब हम बात करने वाले हैं सारांश, यानी कि आज हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ी उनको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हटना। उसके बाद हमने पढ़ा उदाहरण इसका कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यह एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। उसके बाद अपचयन, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। उदाहरण के लिए अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल बना देगी। अपचय विक्रियाएं क्या होती हैं, जहां पर एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो। इसके प्रभाव क्या होते हैं, संक्षारण, धातुओं में नमी के साथ जब धातुएं विक्रिया करती हैं, जैसे कि जंग लगना, पैटना, धूमिल होना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। इसके कारण धातुएं कमजोर हो जाती हैं, आर्थिक नुकसान देखने को मिलता है, क्षति का कारण बनता है ये। और विकृत गंधिता हमने पढ़ी, यहाँ पर वसा तेल ऑक्सीकृत होते हैं जिससे खराब स्वाद और गंध आती है। प्रतिऑक्सीकरण और हवा बंद भंडारण द्वारा इसे हम रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए ये सब हम कर सकते हैं। तो आज के व्याख्यान में हमने ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयोपचय विक्रियाएं और इनके दैनिक जीवन में प्रयोगों पर, उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। अब हम अगले व्याख्यान में कुछ और चर्चाएं करेंगे। इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।